विजयपुर राज्य में एक व्यापारी था। उसका नाम धनंजय था। वो मामूली रस्सी का व्यापार करके बहुत बड़ा धनवान बन गया। उसने राजमहल जैसा विशाल घर बनवा लिया। विजयपुर के राजा के कानों तक ये खबर पहुंची। वे भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन राजा ने धनंजय को राज दरबार में बुलवाया। राजा ने उससे पूछा, अच्छा, तुमने साधारण रस्सी का व्यापार करके इतनी बड़ी दौलत कैसे कमा ली? मेरे राज्य के बड़े बड़े व्यापारी भी जो नहीं कर पाए, वो तुमने केवल रस्सी बेचकर कर दिखाया। इसका रहस्य क्या है? महाराज, उस इतिहास को जानने के लिए आपको मेरे जीवन की कहानी सुननी होगी। ये एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना है। बताओ अपनी जीवन कथा, मैं ध्यान से सुनूंगा। धनंजय ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, इसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मानिक था, दूसरे का नाम रतन। रतन हमेशा कहा करता था, धन हो तो सब कुछ हो जाता है, पैसा हो तो दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं भाई रतन, जिसका भाग्य साथ देता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। भाग्य में ना हो तो करोड़ों रुपए भी धूल बन जाते हैं। नहीं भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। धन के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होने लगती थी। एक दिन की बात है, दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। रतन ने जोर देकर कहा, गरीबों की गरीबी और दुख का कारण ये है कि वे धन कमाना नहीं जानते, और यदि संयोग से अधिक धन कमा भी लें तो उसे व्यर्थ खर्च कर देते हैं। वे उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाते। उन्हें पैसा देना ही बेकार है। मनुष्य कब और कैसे अमीर बन जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। कोई बड़ा व्यापारी व्यापार करते करते बिल्कुल कंगाल हो जाता है, और कोई गरीब व्यापार करके रातों रात अमीर बन जाता है। ये सब भाग्य का खेल है, धन का नहीं। ठीक है, तो चलो परख कर देख लेते हैं कि सही कौन है, मैं या तुम। ठीक है, तो किसी गरीब व्यापारी को कुछ धन देकर उसकी सहायता करो, फिर देखो क्या होता है। एक दिन अचानक वे दोनों मेरी रस्सी की दुकान के सामने आए। मेरी दयनीय अवस्था देखकर रतन ने पूछा, अच्छा भाई व्यापारी, तुम्हारी ये हालत क्यों है? दिन रात इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? मैंने अपना सारा दुख उन्हें विस्तार से बता दिया। ये सुनकर रतन ने मुझे एक भारी थैली दी। लो धनंजय, इसमें बहुत सारा धन है। इससे तुम अच्छी तरह व्यापार करके अमीर बन सकते हो। अब देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें कैसे रोकता है। ये कहकर वे दोनों चले गए। मैंने उस थैली से कुछ रुपये निकाले, बाकी धन थैली में ही रहने दिया और सोचा, इतना सारा पैसा घर में रखूंगा तो कहीं चोरी ना हो जाए। इससे अच्छा है कि इसे अपनी पगड़ी के अंदर ही छिपा कर रख दूं। ये सोचकर मैंने वो थैली अपनी पगड़ी के अंदर रख दी। फिर मैं बाजार गया और मनचाहा सामान खरीदा। मन ही मन सोचने लगा, मेरे हाथ में तो कभी पैसा रहता ही नहीं कि अच्छा भोजन कर सकूं। अब जब इतना धन हाथ लग ही गया है तो आज जी भर कर खाना तो खाया ही जा सकता है। बच्चे भी थोड़ा अच्छा खाना खा ले। बाजार का सामान खरीदकर मैं खुशी खुशी घर लौट रहा था। तभी अचानक आसमान से एक चील झपट्टा मारकर मेरे सिर की पगड़ी को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। मैं जोर से चिल्ला उठा, अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपना माथा पीटकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। फिर वही मेरी हालत हो गई, जैसा गरीब था वैसा ही गरीब रह गया। ठीक 1 साल बाद एक दिन वे दोनों फिर मेरी दुकान पर आए। मेरी वही पुरानी जर्जर हालत देखकर रतन हैरान होकर पूछने लगा, क्या बात है धनंजय, थैली भरकर जो धन मिला था उसका क्या किया? व्यापार में नहीं लगाया या सब उड़ा दिया? मैं रो पड़ा और सारी घटना उन्हें विस्तार से बता दी। रतन गुस्से में बोला, तुम पूरे के पूरे झूठे हो। कोई चील भला सिर की पगड़ी समेत पैसों की थैली उठाकर उड़ जाती है? ऐसी कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। शांत हो जाओ रतन, ये झूठ नहीं बोल रहा। शायद यही इसकी किस्मत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने जरूर सारे पैसे उड़ा दिए होंगे, लेकिन मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। लो, ये धन रखो।
इस बार इसे सीधे व्यापार में लगाना। तुम्हें अमीर बनना ही होगा, लेकिन इस बार जरा संभल कर रहना, फिर से कोई चील आकर इसे ना ले जाए। मैं थैली लेकर घर लौट आया। मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने मन ही मन सोचा, इस बार पगड़ी में नहीं, घर की किसी गुप्त जगह पर छिपाना होगा। मैंने उस थैली से बाजार के खर्च के लिए कुछ धन निकाल लिया और बाकी धन थैली में भरकर घर के कोने में रखे एक बड़े मटके के अंदर रख दिया। उस मटके में गाय का चारा यानी भूसी भरी हुई थी। मैंने थैली को उसी भूसी के अंदर बहुत गहराई में छिपा दिया। मन ही मन मुस्कुराया, अब यहाँ तक कोई चील नहीं पहुंच पाएगी। दिन बीतते गए। व्यापार जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। एक दिन मेरी पत्नी को कपड़े धोने के लिए साजी मिट्टी की जरूरत पड़ी। घर में उस समय एक पैसा भी नहीं था। तभी घर के सामने से एक फेरी वाला आवाज लगाते हुए गुजर रहा था। मेरी पत्नी ने सोचा, घर में ये भूसी वाला मटका तो यूं ही पड़ा है, इसे देकर अगर कुछ साजी मिट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो बोली, ओ फेरी वाले, जरा ठहरो, मुझे कुछ साजी मिट्टी चाहिए। ये लो भैया, इस मटके के बदले मुझे थोड़ी सी साजी मिट्टी दे दो। उसने उस मटके के बदले फेरी वाले से साजी मिट्टी ले ली। एक दिन जब मैं घर लौटकर ये देखने गया कि थैली ठीक है या नहीं, तो देखा कि कोने में रखा भूसी का मटका ही गायब है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं चिल्लाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे यहाँ जो भूसी का मटका रखा था वो कहाँ गया? उसे कौन ले गया? अरे वो तो बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा था, इसलिए आज एक फेरी वाले को वो मटका देकर उसके बदले कपड़े धोने की साजी मिट्टी ले आई हूँ। अच्छा नहीं किया क्या? मैं सिर पकड़कर निराश होकर जमीन पर बैठ गया। फिर जोर जोर से रोने लगा। हाय भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अजय, आपको क्या हो गया? एक पुराने मटके के लिए इस तरह रोने की क्या बात है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं और छिपाकर नहीं रख सका। मैंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। जब उसने सुना कि उस मटके के अंदर रुपयों का पहाड़ छिपा हुआ था, तो वो भी रोने लगी। हाय हाय, अरे मैंने अपने ही हाथों लक्ष्मी को विदा कर दिया। मैं वही गरीब का गरीब रह गया। अमीर बनना फिर कभी ना हो सका। 1 साल बाद वे दोनों फिर मेरा हालचाल जानने आए। रतन ने मेरी वही पुरानी हालत देखकर गुस्से से आग बबूला होकर पूछा, तुम्हारी वही की वही हालत, तुम एकदम निकम्मे और आलसी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम व्यापार नहीं कर सकते, मेरे सारे पैसे तुमने बर्बाद कर दिए। देखा रतन भाई, 2-2 बार इस गरीब आदमी को इतना धन देकर परखा, फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला। अब तो समझ गए ना, अगर भाग्य साथ न दे तो आदमी लाख कोशिश कर ले, कुछ नहीं होता। भाग्य देवता रूठ जाएं तो गरीब और भी गरीब हो जाता है। अब मेरी बारी है। मैं इसे पैसे नहीं दूंगा, केवल शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा दूंगा। अगर इसके भाग्य में होगा तो यही शीशा एक दिन इसे अमीर बना देगा। लो भाई, ये शीशे का टुकड़ा अपने पास रख लो। मैंने मानिक से वो शीशे का टुकड़ा ले लिया, फिर उसे अपने कपड़ों में रख लिया। रात को सोने से पहले मैंने लापरवाही से उसे घर के एक कोने वाले खाने में रख दिया। मन ही मन लंबी सांस लेकर सोचने लगा, हाय रे किस्मत, थैली भर सोना चांदी छोड़कर अब मिला ये मामूली सा शीशा, इससे मेरा क्या होगा? मेरे पड़ोस में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसी रात उसकी मछली पकड़ने वाली जाल की वजन के लिए शीशे के एक टुकड़े की बहुत जरूरत पड़ गई। उसके घर में शीशा नहीं था, इसलिए उसने आधी रात को अपनी पत्नी को मेरे घर भेजा। मछुआरे की पत्नी ने दरवाजा खटखटा कर कहा, दादा, ओ दादा, सो गए क्या? जरा बाहर आइए। मैं बाहर आया। दादा, तुम्हारे भाई की जाल के लिए शीशे का एक टुकड़ा बहुत जरूरी है। क्या घर में एक मिलेगा? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं घर से लाकर देता हूँ। मैं घर से वही शीशे का टुकड़ा लाकर मछुआरे की पत्नी के हाथ में दे दिया। वो खुश होकर बोली, दादा, इस मुसीबत में आपने हमारी मदद की, इसलिए आज रात
इस जाल से जो पहली मछली मिलेगी वो पूरी की पूरी आपकी होगी। कल सुबह मैं उसे दी जाऊंगी। अगली सुबह तड़के मछुआरे की पत्नी एक बहुत बड़ी मछली लेकर मेरे आंगन में आ पहुंची। वो खुशी से जोर से पुकारने लगी, भाभी, ओ भाभी, बाहर आइए। क्या हुआ बहन, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हो? तुम्हारे भाई ने रात को जाल डालकर सबसे पहले यही बड़ी मछली पकड़ी है। ये तुम्हारे हिस्से की चीज है, लो इसे रख लो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी मछली हम क्यों लें? तुम लोग इसे बाजार में बेच दो। नहीं दीदी, ये मछली तुम्हें लेनी ही होगी। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर तुम लोग टोकरी ना देती तो ये मछली पकड़ ही नहीं पाते। वो जबरदस्ती मछली हमारे रसोई घर में रखकर चली गई। मेरी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोटी लेकर मछली काटने बैठी, लेकिन जैसे ही उसने मछली का पेट चीरा, उसने देखा कि उसके पेट में एक बड़ा चमचमाता पत्थर का टुकड़ा है। अरे ये फिर क्या है? जरूर कोई कांच की गोली होगी जिसे मछली निगल गई होगी। चलो बच्चे इससे खेलेंगे। लो इसे लेकर खेलो, आपस में झगड़ा मत करना। रात को जब घर का दीपक बुझाया गया, तब देखा गया कि उस पत्थर की चमक से पूरा घर मानो दिन के उजाले की तरह जगमगा उठा। मेरे बेटे उस जादुई कांच की गोली को लेकर आपस में छीना झपटी और शोर मचाने लगे। ये मैं लूंगा, नहीं ये मेरी है। मेरे घर के पास ही एक बड़ी जौहरी का घर था। आधी रात को उसने बच्चों का झगड़ा सुन लिया। अगले दिन सुबह वो मेरे घर आकर पूछने लगी, अरे बहन, कल आधी रात को तुम्हारे बच्चे इतनी छीना झपटी और झगड़ा क्यों कर रहे थे? और तुम्हारे घर से इतनी रोशनी किस बात की निकल रही थी? मेरी पत्नी ने भोले मन से सारी बात बता दी और वो चमकती हुई गोली भी दिखा दी। जौहरी की पत्नी होने के कारण वो रत्न पहचानती थी। वो मन ही मन चौंक कर बोली, ये कोई कांच की गोली नहीं, बल्कि राज दरबार का अत्यंत बहुमूल्य हीरा है। बहन, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, क्या तुम अपने बच्चों का ये खिलौना मुझे दे दोगी? मुझे ये बहुत पसंद आ गया है। मेरी पत्नी समझदार थी। उसने कहा, नहीं बहन, जिसकी ये हैं वो अभी सो रहे हैं। मेरे पति के जागने और उनकी अनुमति के बिना मैं इसे बेच नहीं सकती। तुम कल आना। अगली सुबह जौहरी स्वयं हांफता हुआ मेरी दुकान पर आया। उसने जेब से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मेज पर रखी और बोला, धनंजय, उस कांच की गोली के बदले मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। वो मुझे दे दो। मैंने जौहरी के चेहरे का लोभ और उसकी जल्दबाजी देखकर हामी नहीं भरी। मैं मन ही मन समझ गया कि ये कोई कांच की गोली नहीं, बल्कि बहुत कीमती रत्न है। मैंने गंभीर होकर जौहरी से कहा, मजाक छोड़िए जौहरी जी, मैं इसे बेच सकता हूँ, लेकिन आपको इसके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। 1 मुद्रा भी कम हुई तो ये आपको नहीं मिलेगा। जौहरी ने बिना कोई बात बढ़ाए तुरंत हामी भर दी और उतनी ही राशि दे दी। एक ही पल में अपार धन पाकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। ये ठाकुर मानिक की बात ही सही थी, आज मेरा भाग्य सचमुच जाग उठा है। मैंने वही 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने व्यापार में लगा दी। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में मैं बहुत बड़ा धनवान बन गया। मैंने इस महल जैसे भवन का निर्माण कराया। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। महाराज, मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद का भाग तो और भी अद्भुत है। सुनिए महाराज, एक दिन मैं अपने इस महल के सामने वाले बाग में टहल रहा था। तभी देखा कि राजमार्ग से मानिक और रतन चले आ रहे हैं। मैं दौड़ कर गया, उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपने घर ले आया। मैंने उन्हें इस राजसी महल में बैठाकर अपने अमीर बनने की पूरी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद भी रतन का अहंकार नहीं गया। वो बोला, मानिक, तुम चाहे जो कहो, इसने पहली 2 बार का धन कहीं छिपा कर रखा था। मेरे दिए हुए धन से ही ये आज अमीर बना है। भाग्य वाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन मैं उन्हें अपने बाग में घुमा रहा था। तभी मेरा एक नौकर बड़े पेड़ से एक चिड़िया का घोंसला उतारने गया और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, मालिक जरा इधर आइए, देखिए पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कैसी अजीब चीज मिली है। नौकर पेड़ से वो चिड़िया का घोंसला और उसके साथ एक पुरानी पगड़ी उतारकर मेरे सामने ले आया।
मैंने पहली ही नजर में अपनी वही खोई हुई पगड़ी पहचान ली। मैं अत्यंत उत्साहित होकर मानिक और रतन को वो पगड़ी दिखाते हुए बोला, रतन बाबू, मानिक बाबू, देखिए, यही वो पगड़ी है जिसके अंदर थैली में भरा धन मैंने रखा था, जिसे चील उड़ाकर ले गई थी। देखिए, घोंसले के नीचे वही थैली भी है और उसके भीतर आपके द्वारा पहली बार दिया गया सारा धन भी सुरक्षित रखा हुआ है। ये देखकर रतन के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन का भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। उसी दिन संयोग से मैंने अपने एक नौकर को गायों के चारे के लिए बाजार से भूसी लाने भेजा था। वो बाजार से भूसी से भरी एक पुरानी टोकरी सस्ते में खरीद लाया। जैसे ही वो टोकरी घर के आंगन में रखी गई, मैं तुरंत समझ गया कि यही वही टोकरी है जो मेरी पत्नी के हाथों बदल गई थी। मैं मानिक और रतन के सामने ही उस टोकरी के पास गया, फिर धड़कते दिल से भूसी में हाथ डाला। थोड़ी देर खोजते ही हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। मैंने उसे बाहर निकाला। वो वही थैली थी। थैली खोलकर मैंने दिखाया कि रतन द्वारा दूसरी बार दिया गया सारा धन भी उसके भीतर ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा हुआ है। मैंने रतन की ओर देखकर मुस्कुराया। इस बार उसके मन से सारा अहंकार और संदेह हमेशा के लिए दूर हो गया। भाई मानिक, तुम ही सही थे। यदि भाग्य साथ न दे तो लोगों का दिया हुआ धन भी किसी काम नहीं आता। उसने मानिक की बात को पूरी तरह सत्य मान लिया। विजयपुर के महाराज मंत्र मुग्ध होकर ये लंबी कथा सुन रहे थे। कहानी समाप्त होते ही वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और आश्चर्य से बोले, अद्भुत! सचमुच धनंजय, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुआ हूं। तुम्हारे मित्र मानिक की बात ही परम सत्य है। यदि भाग्य साथ ना दे तो करोड़ों का धन भी चील और भूसी की टोकरी में चला जाता है, और यदि भाग्य साथ दे तो साधारण सी सीसा जैसी वस्तु से भी हीरा निकल आता है। सचमुच तुम बहुत भाग्यशाली पुरुष हो। महाराज ने प्रसन्न होकर धनंजय को सम्मान पूर्वक विदा किया। वह अपने घर लौट आया और पत्नी तथा पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा।